Today question is state and prove Guass theorem. Guass theorem is a milestone in the field of electromagnetism. It is used to find out electric flux of an enclosed surface or intensity of electric field due to symmetrically distributed charge which cannot be easily calculated by the Coulomb's law or superposition principle. Gauss law is used to find out electric flux of any closed surface and also to find out intensity of electric field by the help of total electric flux linked by that surface. So according to this concept, according to its uses, it is a milestone to find out electric field by the distributed charge of any electric plate or other distributed charges. गास थ्योरम जो है केवल एप्लीकेशंस के कारण बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जहाँ पर किसी वायर में चार्ज रन कर रहा हो, चार्ज मूव कर रहा हो, या किसी प्लेट जो चार्ज प्लेट हो उसके कारण किसी पॉइंट पर पर्टिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना हो, तो ये सब हम आसानी से कूलम्ब्स लॉ या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, जिनको कैलकुलेट करने में या किसी के आसपास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में गास लॉ ने बहुत मदद की है। तो इस कारण से गास लॉ को कहा जाता है कि इट इज ए माइलस्टोन ऑफ द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट इज टेकन फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ये मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट इक्वेशन भी है। गास थ्योरम मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फर्स्ट इक्वेशन है। अब आते हैं गास थ्योरम क्या है, व्हाट इज गास थ्योरम, व्हाट सेज गास। तो गास स्टेट्स दैट total flux through a closed surface, total flux through a closed surface is 1 upon epsilon times of the net charge enclosed by the closed surface। गास कहते हैं कि किसी भी closed surface से enclosed electric flux always उसमें enclosed charge का 1 upon एप्सिलॉन टाइम होगा। यदि किसी के सरफेस के अंदर क्यू चार्ज एनक्लोज्ड है तो उस पर्टिकुलर सरफेस से एनक्लोज्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। गास थ्योरम की जो मेन बाउंडेशंस हैं, पहली कि चार्ज इज बाउंडेड, चार्ज इज एनक्लोज्ड, चार्ज इज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। चार्ज एक तो क्या होना चाहिए कि एनक्लोज सरफेस होना चाहिए, माने चार्ज जो सरफेस है आपका वो चारों ओर से क्या होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। सेकंड बोल रहा है कि ये जो चार्ज है आपका वो उसके अंदर होना चाहिए, उसके बाहर कितना भी चार्ज हो, क्योंकि बाहर कितना भी चार्ज रख दें उससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स उससे पास होंगी, एंटर करेंगी, ठीक उतनी ही बाहर निकलेंगी। तो यदि किसी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है तो उससे उस पूरे सरफेस से टोटल लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमने डेवलप किया था कि फाई इज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। phi is equal to surface integration of E dot ds of E bar dot ds bar of E bar dot ds bar is equal to Q upon epsilon naught। तो चूंकि यहाँ पर Q, एक Q, E और ds थ्री है अपने पास, टोटल 3 वेरिएबल क्वांटिटी है। यदि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम है, ds मालूम है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्यू मालूम है आपको, डीएस मालूम है आपको,
तो आप ई फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाउंडेड और लिंक्ड बाय एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल नेट चार्ज नेट enclosed charge. Total electric flux linked by any closed surface is always 1 upon epsilon times of encloses net charge inside the closed surface. ये गॉस थ्योरम है। अब प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम मैथमेटिकली फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई बार डॉट डी एस बार इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ प्रूफ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके कारण, किसी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है जो कि उस क्लोज सरफेस के अंदर एक पर्टिकुलर चार्ज को रखता हो। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एक क्लोज सरफेस जो कि अपने अंदर एक पर्टिकुलर चार्ज को रखता है उससे लिंक्ड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होना चाहिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होना चाहिए। तो यहाँ रिक्वायरमेंट है आपको एक क्लोज सिमेट्रिक सरफेस की, और सेकंड इन विच चार्ज इज चार्ज एनक्लोजेस, ठीक है, चार्ज को उसके अंदर होना चाहिए इनसाइड इट। तो हम क्या करते हैं, एक सिमेट्रिक सरफेस लेते हैं। कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, consider a sphere of radius r which encloses a positive q charge at the center of sphere। हमने एक कंसीडर किया क्या कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और जो अपने सेंटर पर एक डेफिनेट पॉजिटिव चार्ज q को रखता है। सिंस sphere is a closed surface and at a center its charge is enclosed, then it fulfill the condition of Guass theorem। तो consider a sphere of radius r which encloses a positive charge q inside it at the center of sphere। Second thing, suppose कि let E bar be the intensity, let E bar be the intensity at point P due to charge plus Q at the surface of sphere। Let E bar be intensity of electric field at point P due to positive charge Q at the surface of sphere since any point lies on any particular surface। Then again consider us this point P lies on a smaller vector area or smaller area vector ds, then वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ई बार विल बी ई बार इक्वल टू, फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर कैप, वेयर यूनिट वेक्टर आर कैप is the unit vector in the direction of OP or in the direction of radius OP। Again, since point P lies on a smaller area vector ds, since area vector ds is so smaller, then direction of its normal will be in the direction of radius। चूंकि सरफेस पर किसी भी स्फीयर के सरफेस का किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होता है, रेडियस के डायरेक्शन में होता है।
तो हमने कहा चूंकि हमारा जो सरफेस है जिस पर पॉइंट पी लाइज करता है बहुत स्मॉलर है, इस कारण से इसका डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में होगा, इसका नॉर्मल क्या होगा, ds का डायरेक्शन नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है, और वेक्टर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उस पर ड्रा किए गए नॉर्मल के डायरेक्शन में होता है। और चूंकि ये जो है हमारा ds बहुत स्मॉलर है तो इसका डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में होगा, रेडियस की डायरेक्शन, रेडियस OP को यदि हम आगे बढ़ाएं तो उसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इट मीन्स नॉर्मल ऑफ ds विल बी इन द सेम वे, या ये दोनों एक दिशा में ही इन द सेम डायरेक्शन, विल बी इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। और जब दो क्वांटिटी दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं या पैरेलल होते हैं तो दे फॉर्म एंगल बिटवीन ईच अदर ओनली जीरो। तो थीटा इक्वल टू जीरो, एंगल बिटवीन आर कैप एंड ई बार, आर कैप एंड ई बार, आर कैप shows the direction of intensity of electric field, so angle between e bar and r cap will be zero. Now if link flux with smaller surface ds bar is denoted by d phi e, so d phi e according to formula of electric flux it will be e bar dot ds bar, and we know that value of e bar from equation 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r square into r cap. Substitute this value at the place of e bar, we get 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r square into r cap bar, r cap dot ds bar from equation 1. Since it is dot product, then we can write it r cap dot ds bar, and all are, accept it, all are scalar quantities. Now d phi e is equal to, simplify it, d phi equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r square, and apply the formula of dot r cap mod of r cap into mod of ds bar into angle between both is 0, so cos 0. Since mod of unit vector is 1 and mod of ds bar is taken ds and cos 0 is equal to 1, so d phi e will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r square into ds. It is link flux with a smaller surface ds. We want to find out link flux with the sphere, total sphere. So we can divide our sphere. Smaller piece of ds, equal and smaller piece of ds. यदि हम पूरे के पूरे स्फीयर के सरफेस को छोटे छोटे स्मॉलर ds के इक्वल समान भागों में, समान पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो, और उनको उनसे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सम करें तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो क्या होगा, टोटल स्फीयर के कारण होगा। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि E इज द सेम फॉर ऑल ds। स्फीयर के सरफेस पर चूंकि सेंटर से रेडियस इक्वल डिस्टेंस पर है इसलिए इंटेंसिटी भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो स्फीयर का सरफेस सिमेट्रिकल है E के लिए, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल ds विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माने डायरेक्शन ऑफ, इट मीन्स थीटा इज आल्सो सिमेट्रिक। थीटा सभी स्थानों पर कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू 0। तो चूंकि एक ds की से लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई है तो स्फीयर पर जितने भी डी फाई ई हैं, ds हैं, उन सभी के कारण यदि हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ स्फीयर निकालना चाहें तो इसके लिए हम सरफेस इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। सो therefore electric flux through the closed surface of sphere phi e is equal to surface integration of d phi e। हमने d phi e का सरफेस इंटीग्रेशन कर दिया तो अब सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ d phi e, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन r स्क्वायर इंटू ds। सिंस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
Q upon R square is a scalar quantity. For this, then phi equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R square surface integration ds. Since surface integration ds मान जो स्मॉलर पार्ट जिसको डिवाइड किया है आपने ds के इक्वल पार्ट में, तो स्मॉलर सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. इट इज नोन बाय अस कि टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर इज 4 pi r square. Then substitute 4 pi r square in the place of surface integration ds. We get 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r square into 4 pi r square. Now 4 pi is cancelled by 4 pi and r square is cancelled by r square, and we get phi equal to q upon epsilon naught, and it is our Gauss theorem. It is according to our Gauss theorem. Total linked surface, total linked electric flux with a closed surface is always 1 upon epsilon time of net charge which is enclosed by the closed surface. Okay, ये complete हुआ Gauss theorem.